कभी कभी खुद से ज्यादा लोगों पर भरोसा करना बहुत बहुत गलत साबित होता है। यह कहानी है सोफिया की, एक नर्म दिल, बेहद सादगी पसंद और दूसरों के लिए जीने वाली औरत की। सोफिया उन लोगों में से थी जो अपनी तकलीफ छुपाकर भी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। उसे दूसरों की खुशियां अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज थीं। बच्चों से उसे खास लगाव था और बड़ों का वह दिल से एहतराम करती थी। मीठी जुबान, नरमी भरा लहजा और प्यार से बात करना ही सोफिया की पहचान थी। जो भी उससे एक बार मिल लेता, अनजाने में ही उसका मुरीद हो जाता। सोफिया के दो बच्चे थे। बड़ा बेटा अयान, जो सिर्फ 6 साल का था, शरारती, मासूम और हर वक्त सवाल पूछने वाला, और बड़ी बेटी आयरा, 12 साल की, समझदार, शांत और मां जैसी संवेदनशील। दोनों बच्चे बिल्कुल सोफिया पर गए थे, दिल के साफ, मासूम और बेइंतहा प्यारे। सोफिया का शौहर नादिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। मेहनती, जिम्मेदार और परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला इंसान। उनकी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत सुकून भरी थी। छोटा सा घर, मगर उस घर में प्यार, इत्तेफाका और अपनापन भरा हुआ था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सोफिया की एक छोटी बहन भी थी, नौर। जब सोफिया के अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ, तो नौर को सोफिया और नादिर अपने साथ ले आए। नौर घर के कामों में हाथ बंटाती, बच्चों का ऐसे ख्याल रखती जैसे वे उसी के हों। अयान और आयरा भी उसे खाला नहीं, बल्कि दूसरी मां की तरह मानते थे। नूर के चेहरे पर हमेशा सुकून और आंखों में शुक्रगुजारी झलकती थी। नूर की मंगनी हो चुकी थी आसिफ से। आसिफ एक नर्म दिल, तहजीबदार और सुलझा हुआ लड़का था। अच्छे घर से ताल्लुक रखता था और नादिर की ही कंपनी में काम करता था। वह कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था तौला हुआ। नादिर को उस पर पूरा भरोसा था और सोफिया उसे अपने परिवार का ही हिस्सा समझती थी। शाम को जब सब साथ बैठते, हंसी मजाक होता, बच्चों की बातें होती, भविष्य के सपने बुने जाते। पड़ोसी भी इस परिवार की मिसाल देते नहीं थकते थे। अल्लाह ने कैसी खूबसूरत फैमिली दी है, लोग कहा करते। और सोफिया, वह हर बार बस मुस्कुराकर कहती, सब अल्लाह की मेहर है। उसे क्या पता था, जिस घर को वह जन्नत समझती थी, जिस रिश्तों को वह फौलाद से मजबूत मानती थी, उन्हीं रिश्तों में छुपा था एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देने वाला था। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा साफ दिल नहीं होता, और हर भरोसे के काबिल इंसान वाकई भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझता है, वही चीज एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अफसोस, ये बात समझ में तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। नूर वैसी ही लड़की थी। नूर का ताल्लुक किसी आम एहसास से नहीं था। उसका रिश्ता कुदरत से था। एक ऐसा रिश्ता जो बिना बताए, बिना आवाज के आने वाले खतरे की दस्तक दे देता है। किसी भी बुरी घटना से पहले नूर का दिल अजीब तरह से घबराने लगता। उसकी सांसें भारी हो जाती, दिल जैसे बिना वजह डर से भर जाता। कभी कभी वह रात को यूं ही जाग जाती, बिना किसी ख्वाब के, बस एक अजीब सी बेचैनी के साथ। लेकिन नूर ने कभी इसे काबिलियत नहीं माना। उसने इसे हमेशा अपनी कमजोरी समझा। वह सोचती थी, शायद मैं दूसरों जैसी नहीं हूं, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोचती हूं, शायद मैं अजीब हूं। उसे क्या पता था कि यही एहसास एक दिन उसके अपने घर को टूटने से बचाने की आखिरी उम्मीद बनेगा। उसी दिन घर में रौनक थी। आयरा का जन्मदिन था। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, शोर, बच्चों की आवाजें। कोई ड्राइंग रूम में बैठा था, तो कोई आंगन में खड़ा बातें कर रहा था। सोफिया हर तरफ भाग दौड़ कर रही थी। कभी मेहमानों से पूछती, कुछ और चाहिए? कभी बच्चों को संभालती, कभी रसोई में जाती। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। आज वह सिर्फ मां नहीं थी, वह एक खुशहाल घर की रूह थी। आयरा नए कपड़ों में बेहद प्यारी लग रही थी। अयान इधर उधर दौड़ता, कभी केक की तरफ, कभी गिफ्ट्स की तरफ। केक काटा गया, तालियां बजीं, गिफ्ट्स खुले, खाना परोसा गया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक करके मेहमान जाने लगे। घर की रौनक खामोशी में बदलने लगी। रात हो चुकी थी। कमरे में दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने गिफ्ट खोल रहे थे। अयन खिलौने देखकर उछल रहा था। आयरा अपने गिफ्ट्स को सलीके से देख रही थी। तभी नूर कमरे में दाखिल हुई, लेकिन आज उसके कदमों में वही हल्कापन नहीं था। जैसे ही उसकी नजर
कमरे के एक कोने पर पड़ी, वह रुक गई। वहां रखा था एक गिफ्ट बॉक्स, काले रंग की शीट में लिपटा हुआ। न उस पर किसी का नाम, न कोई पहचान। नूर की नजर उसी पर अटक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीने में वही पुराना डर, वही जाना पहचाना एहसास लौट आया। वह बस उसे देखे जा रही थी, जैसे वह बॉक्स उससे कुछ कह रहा हो। तभी नादिर की आवाज आई, नूर, क्या हुआ? नूर चौंक गई, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो। भाई, उसने धीमी घबराई हुई आवाज में कहा, यह गिफ्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? काली शीट और कोई नाम भी नहीं, पता नहीं किसने दिया है। नादिर भी गंभीर हो गया। दोनों बच्चों से दूर जाकर उन्होंने वह बॉक्स खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, हवा जैसे थम गई। नूर की आंखें फैल गईं। अंदर एक मरा हुआ टिड्डा था, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था, और उसके साथ सोफिया और नादिर की शादी की तस्वीरें। लेकिन उन तस्वीरों में सोफिया का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ा गया था। खरोंचें, कटे हुए निशान, जैसे किसी ने नफरत से यह सब किया हो। आसिफ भी वहां मौजूद था। वह यह देखकर एकदम सन्न रह गया। नादिर का दिल बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने वह बॉक्स उठाया और जल्दी से छुपा दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर था, अगर सोफिया ने यह देख लिया तो वह टूट जाएगी। कुछ देर बाद आसिफ भी चुपचाप अपने घर चला गया। अब घर में सिर्फ सोफिया, नादिर, नूर और दोनों बच्चे थे। बच्चे थोड़ी देर में सोने चले गए। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। नडीर और नूर दोनों चुप बैठे थे। सोफिया को यह चुप्पी अजीब लगने लगी। क्या हुआ है? उसने परेशान होकर पूछा। तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? नूर कुछ कहने ही वाली थी कि नादिर बीच में बोल पड़ा। कुछ नहीं सोफिया, बस नूर की शादी करीब है। आज आसिफ इसी बारे में बात कर रहा था, इसलिए थोड़ी नर्वस है। नूर ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली। हाँ आप ही, वो बोली। बस यही सोच रही थी कि शादी के बाद आप लोगों से दूर हो जाऊंगी, बच्चों को रोज नहीं देख पाऊंगी। सोफिया ने उसे गले लगा लिया और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी रात है। अंधेरे में कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत करीब था और बहुत खतरनाक। और नूर का दिल अब भी बेचैन था, क्योंकि उसका एहसास कभी झूठ नहीं बोलता। रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा भी नहीं था कि सुबह ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लेकिन उस घर में सुबह के साथ सुकून नहीं, बेचैनी जाग चुकी थी। सोफिया सबसे पहले उठी। मां होती है ना, नींद उसकी अपनी नहीं होती, वह बच्चों की जरूरतों के हिसाब से जागती है। सोफिया ने सबसे पहले अयान के कमरे का दरवाजा खोला। उठो मेरे शेर, स्कूल नहीं जाना क्या? उसने प्यार से आवाज लगाई। अयान की आंखें झट से खुल गईं। वह मुस्कुराया, कंबल एक तरफ फेंका और बोला, मम्मा आज मैं खुद नहाऊंगा। अयान को बाथटब में नहाने का बहुत शौक था। वह दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। पानी की आवाज आने लगी। सोफिया मुस्कुराई। कम से कम एक बच्चा तो ठीक था। लेकिन जैसे ही वह आयरा के कमरे में गई, उसकी मुस्कान वहीं रुक गई। आयरा, बेटा उठो, सोफिया ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने पास जाकर आयरा के माथे पर हाथ रखा और उसी पल सोफिया का दिल जैसे सीने में रुक गया। आयरा का शरीर जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग उसकी त्वचा के नीचे जल रही हो। आयरा! सोफिया की आवाज कांप गई। आयरा की आंखें आधी खुली, होंठ सूखे थे, सांस तेज चल रही थी। मम्मा, बहुत गर्म लग रहा है, उसने मुश्किल से कहा। सोफिया घबरा गई। नादिर! उसने जोर से आवाज लगाई। नादिर जल्दी आओ। नादिर दौड़ता हुआ आया। उसने आयरा को देखा और उसका चेहरा भी उतर गया। बहुत तेज बुखार है, उसने कहा। तुम अयान को स्कूल के लिए तैयार करो, मैं आयरा को अभी अस्पताल लेकर जाता हूं, बस दवा लेकर लौट आएंगे। लेकिन सोफिया का दिल नहीं मान रहा था। मां का दिल कभी तसल्ली मानता ही नहीं। इतने में नूर भी कमरे में आ गई। सारी बात सुनकर उसने कहा, आप दोनों आयरा को ले जाओ, मैं अयान को स्कूल छोड़ाऊंगी। सोफिया को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सोफिया और नडीर आयरा को लेकर घर से निकल गए। गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। आयरा की सांसें तेज थीं, लेकिन वह अब कुछ बोल नहीं रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने थर्मोमीटर निकाला और आयरा का तापमान चेक किया। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है, वह हैरानी से बोला। सोफिया और नादिर एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन इसका शरीर आग की तरह जल रहा है, सोफिया ने घबराकर कहा। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है,
कोई बड़ी बात नहीं, ये दवा दे दीजिए और ठंडे पानी की पट्टियां रखें, ठीक हो जाएगी। सोफिया का दिल फिर भी नहीं माना, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उधर घर में नूर किचन में अयान के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अयान तैयार होकर टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी नूर का फोन बजा। आसिफ था। तुम शादी का ड्रेस कब देखने चलोगी? उसने पूछा। नूर जवाब दे ही रही थी कि धड़ाम, पीछे से कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज आई। नूर पूरी तरह कांप गई। उसके हाथ से चम्मच गिर गया। वह दौड़कर अयान के पास गई। तुम ठीक हो? उसने घबराकर पूछा। अयान ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ खाला, मैं तो यहां बैठा हूं। कमरे में कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। नूर को अजीब लगा। उसने आसिफ को सारी बात बताई। आसिफ हंस दिया। नूर, तुम कल वाले गिफ्ट की वजह से ज्यादा सोच रही हो। सब वहम है, शाम को मिलते हैं। कॉल कट गई। नूर ने अयान को स्कूल बस में बैठाया। बस चली गई। घर अब पूरी तरह खामोश था। नूर जैसे ही अंदर आई, उसकी नाक में तेज जलने की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कुछ अंदर ही अंदर जल रहा हो। वह दौड़कर किचन में गई। गैस? कुछ नहीं। चूल्हा? सब बंद। तभी उसे सोफिया के कमरे की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मांस काट रहा हो, चीर फाड़ की आवाज। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अकेली हूं, उसने खुद से कहा। डरते डरते उसने सोफिया के कमरे का दरवाजा खोला और वहीं जम गई। कमरा पूरी तरह जला हुआ था। दीवारें काली, फर्नीचर राख जैसा, और बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, सफेद चादर से ढका हुआ। नूर के होंठ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने चादर खींची, वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी पीठ के पीछे एक परछाई उभरी। एक औरत, लंबे खुले बाल, जला हुआ चेहरा, आंखें खाली। नूर पलटी और चीखने ही वाली थी, लेकिन उस डायन ने नूर का गला पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया। नूर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। घर की दीवारों में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, अब कुछ जाग चुका था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी गली में फैल चुकी थी, लेकिन घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। नादिर और सोफिया ईरा को साथ लिए घर वापस पहुंचे। ईरा कमजोर थी, उसका सिर सोफिया के कंधे पर टिका हुआ था। सोफिया ने दरवाजे की घंटी बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सोफिया ने हल्की बेचैनी के साथ कहा, शायद घर पर कोई नहीं है। फिर उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा उनका स्वागत करता है, जैसे घर में कुछ गलत हो चुका हो। नादिर ईरा को उसके कमरे में छोड़ने ऊपर चला जाता है। अभी वह सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि नीचे से अचानक सोफिया की घबराई हुई आवाज गूंजती है, नादिर, जल्दी नीचे आओ। नादिर भागता हुआ नीचे आता है और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने होता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। नूर जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। नादिर फौरन नूर को उठाकर बेड पर लिटा देता है। सोफिया उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। कुछ पल बाद नूर की पलकों में हलचल होती है और वह धीरे धीरे होश में आती है। आंखें खोलते ही वह चारों तरफ डर से देखने लगती है। जैसे ही उसकी नजर अपनी बहन सोफिया पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती। आप ही, उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोने लगती है। मैंने एक डायन देखी, नूर डर के मारे हांफते हुए बोलती है। वो बहुत भयानक थी। कमरा जला हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दीवारें काली थीं, इस बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। जैसे ही मैंने चादर हटाई, वहां कोई नहीं था। नूर की आवाज और धीमी हो जाती है। लेकिन वो डायन, वो मेरे पीछे खड़ी थी। सोफिया नूर को सीने से लगा लेती है और उसे हौसला देती है। नूर, शांत हो जाओ, ध्यान से बताओ, कौन सा कमरा, क्या जला हुआ था? नूर डरते डरते अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाती है, लेकिन कमरा तो बिल्कुल ठीक था। दीवारें साफ, बिस्तर वैसा ही जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। नूर घबरा कर कहती है, आप ही, मैंने इसी कमरे की दीवारें जली हुई देखी थी। नादिर नूर के पास बैठता है और नरमी से कहता है, नूर मेरी बहन, कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जन्मदिन की पार्टी की वजह से तुम ठीक से सोई भी नहीं। थकान में दिमाग ऐसा खेल करता है। थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नूर का दिल मानने को तैयार नहीं था। डर और अपने घर वालों की चिंता ने उसे पूरी तरह घेर लिया था।
कुछ देर बाद वह अपने कमरे में थोड़ी देर सोने चली जाती है। नादिर किसी जरूरी काम से बाहर निकल जाता है। उधर सोफिया ईरा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। वह ईरा को दवा देती है और उसे सुला देती है, लेकिन उसका दिमाग नूर की बातों में ही उलझा हुआ था। कुछ देर बाद वह नूर के कमरे में आती है। नूर बिस्तर पर बैठी थी, गुमसुम, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। सोफिया पूछती है, नूर क्या हुआ? नूर चौंक जाती है। आप हैं? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठी हूं। सोफिया प्यार से कहती है, नूर तुम मेरी बहन हो, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताओ, मुझे बहुत फिक्र होती है। नूर थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, आप ही? कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूं। तभी ईरा की आवाज आती है, मामा। सोफिया उठकर खड़ी होती है और नूर से कहती है, नूर अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। नूर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, आप टेंशन मत करो, सब ठीक है। मैं आसिफ के साथ बाहर जा रही हूं, रात तक वापस आ जाऊंगी। सोफिया सिर हिला देती है और ईरा के पास चली जाती है, लेकिन नूर के दिमाग में जैसे सैकड़ों सवाल चल रहे थे। वो डायन कौन थी? सब कुछ जला हुआ क्यों दिखा? और फिर अचानक सब ठीक कैसे हो गया? सुबह थी, लेकिन नूर के लिए डर अभी जिंदा था और उसे पता था यह सिर्फ शुरुआत है। रात काफी गहरी हो चुकी थी, बाहर सन्नाटा था और आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हों। नूर घर वापस आती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखती है, उसे रसोई से बर्तनों की आवाज आती है। वह देखती है सोफिया किचन में खाना बना रही थी। सोफिया मुस्कुराकर नूर को देखती है और पूछती है, नूर आसिफ कैसा है? नूर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ठीक है, आप ही? सोफिया सब्जी चलाते हुए कहती है, मैं खाना बना रही हूं, तुम आयान को नहला दोगी क्या? नूर सिर हिला देती है और बिना कुछ कहे आयान के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके पैर अचानक वहीं जम जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नूर खुद को संभालते हुए जोर से बोलती है, इरा, ये तुम क्या कर रही हो? बाथरूम के अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। इरा आयान को बाथटब में जोर से डुबोए हुए थी। इरा का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसके होंठों पर एक अजीब भयानक मुस्कान थी, आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। नूर की चीख निकलने ही वाली थी कि सोफिया भागती हुई वहां पहुंचती है। दोनों बहनें पूरी ताकत लगाकर किसी तरह इरा से आयान को छुड़ाती हैं। हैरानी की बात यह थी, इरा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कई लोगों की ताकत भरी हुई हो। जैसे ही इरा आयान को छोड़ती है, वह जोर जोर से अजीब तरह से हंसने लगती है। अचानक उसके मुंह से काला खून टपकने लगता है। वह अपनी काली आंखों से सोफिया को घूरती है और गूंजती हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी, तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लूंगी। इतना कहकर ईरा जमीन पर गिर जाती है, बेहोश। सोफिया वहीं खड़ी रह जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। नूर तुरंत आयान को बाथटब से निकालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद आयान रोता हुआ आंखें खोलता है और डर के मारे नूर के गले लग जाता है। खाला, इरा मुझे डुबो रही थी, वो कह रही थी हम गेम खेलेंगे। नूर की आंखें भर आती हैं। वह आयान को कसकर पकड़ते हुए कहती है, डरो मत, खाला यहां है। फिर वह जोर से आवाज देती है, आप ही, आयान ठीक है। सोफिया खुद को संभालती है, ईरा को देखती है। वह अब भी बेहोश थी। किसी तरह उसे उठाकर बेड पर लिटाया जाता है। सोफिया कांपते हाथों से नादिर को कॉल करती है, नादिर जल्दी घर आओ। दूसरी तरफ से नादिर आवाज सुनते ही समझ जाता है कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह तुरंत घर पहुंचता है। उसके साथ आसिफ भी होता है। सोफिया नादिर को देखते ही रो पड़ती है। वह सारी बात रोते हुए बता देती है। नादिर भी सब सुनकर परेशान हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? आसिफ हैरानी से कहता है, आप ही? ऐसा कैसे हो सकता है? नूर गहरी आवाज में कहती है, आसिफ, तुम्हें लगता था ना कि मैं ज्यादा सोचती हूं, आज देख लिया ना क्या हुआ। आसिफ अब चुप हो चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात को सब खाने की मेज पर बैठे थे। खाना सामने था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। घर में बेचैनी फैली हुई थी। आसिफ धीरे से कहता है, आप ही
किसी मौलवी साहब को बुला लेते हैं, घर में कुरान ख्वानी करवा लेते हैं। नादिर भी इस बात से सहमत हो जाता है। अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है। मौलवी साहब अपने साथ कुछ लड़कों को भी लाते हैं जो कुरान ख्वानी में मदद करेंगे। सोफिया और नूर भी सबके साथ बैठ जाती हैं। जैसे ही आयतों की आवाज पूरे घर में गूंजती है, अचानक हवा बदल जाती है। ईरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कोई अजाब उतर आया हो। ईरा सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी जुबान असामान्य रूप से लंबी हो जाती है, आंखें पूरी तरह काली, शरीर पर काले धब्बे। वह जोर से चीखती है, दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ, अगर नहीं गए तो जान से जाओगे। अभी कोई कुछ समझ पाता। ईरा दीवार पर उल्टी चलने लगती है। दीवार के कोने में ऊपर चढ़कर हाथ से इशारा करती है। डर के मारे सारे लड़के घर से भाग जाते हैं, लेकिन मौलवी साहब डटे रहते हैं। वो सख्त आवाज में कहते हैं, कौन हो तुम? ईरा भयानक हंसी हंसती है। अब उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे एक नहीं, कई लोग बोल रहे हों। मौलवी राशिद, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। उसकी आवाज में गुस्सा था। सोफिया और नूर डर के मारे सुन्न रह जाती हैं। सोफिया रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती है। कौन हो तुम? मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? ईरा हंसते हुए कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मेरा प्यार छीन लिया था, अब मैं तुम्हारी प्यारी चीजें छीनूंगी। सोफिया हक्की बक्की रह जाती है। मौलवी साहब उस पर पाक पानी छिड़कते हैं। ईरा जमीन पर गिर जाती है, बेहोश। मौलवी साहब उसे पकड़कर जमीन पर लिटाते हैं और उसके गले में ताबीज डालते हैं। सोफिया रोते हुए पूछती है, ये सब क्या है? मौलवी साहब गंभीर आवाज में कहते हैं, डरो मत, ये ताबीज गलती से भी इसके गले से नहीं उतरना चाहिए। वह सबको ताबीज देते हैं और कहते हैं, हमें सब कुछ पता करना होगा। सोफिया, आपको मजबूत रहना होगा, अगर आप टूट गई तो बच्चों को कौन संभालेगा? नूर आगे बढ़कर सोफिया का हाथ पकड़ती है। आप ही, हम मजबूत रहेंगे। लेकिन सब जानते थे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। नादिर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर सीधे सोफिया और नूर पर पड़ी। दोनों सोफे पर बैठी थीं, चेहरे पर डर, आंखों में बेचैनी और दिलों में हजार सवाल। नादिर घबरा गया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और बोला, आज क्या हुआ है? नूर कुछ कहने ही वाली थी कि सोफिया का सब्र टूट चुका था। सोफिया अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उससे ज्यादा डर। नादिर, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लहजा सख्त था। मुझे आज सब सच जानना है। ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो जो हमारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है? कमरा जैसे ठहर गया। सोफिया आगे बढ़ी और लगभग चीखते हुए बोली, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नादिर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा साफ था, वो कुछ छुपा रहा था। सोफिया, ये तुम क्या बोल रही हो? नादिर ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। नूर यह सब देखकर हैरान रह गई। वह नादिर के चेहरे को देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ, नादिर कुछ जानता है, बहुत कुछ। नादिर ने गहरी सांस ली और बोला, क्या ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे भी तो हैं, मैं भी देखूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। इतना कहकर वह अचानक मुड़ा और घर से बाहर निकल गया। सोफिया और नूर उसे रोक भी नहीं पाई। नादिर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा। इंजन की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। धीरे धीरे घर, गलियां, शहर सब पीछे छूटने लगा। अब सड़क पर सिर्फ नादिर की गाड़ी थी और आगे घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी परछाइयां सड़क पर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। नादिर की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक जाना पहचाना बोझ था, जैसे वह इस रास्ते को पहले से जानता हो। उधर घर में सोफिया गुस्से से जल रही थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह अपने बच्चों को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नूर चुपचाप बैठी थी। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। नादिर कहां जा रहा है? जंगल में क्या है? सोफिया ऐसा क्या जानती है जो नादिर से छुपाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अब कौन सा राज खुलने वाला है? घर में घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी थी। हर सेकंड किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था
और जंगल की उस अंधेरी सड़क पर नादिर की गाड़ी एक ऐसे सच की तरफ बढ़ रही थी जिसका सामने आना शायद किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था।